जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आपको जो आज खुशखबरी है वो सबको मिल चुकी होगी, सबने देख लिया होगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये कि स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इस पे भी अपन पहले चर्चा करेंगे। स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों जारी होता है हर वैकेंसी जारी होने से पहले, विशेषकर जो भी पुलिस से संबंधित भर्तियां होती है उनका सबसे पहले आपने देखा होगा, राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे और अदर स्टेट की पुलिस हो, उनका स्टैंडिंग ऑर्डर सबसे पहले जारी किया जाता है। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको राजस्थान पुलिस से संबंधित पल पल की अपडेट मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूं स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग ऑर्डर क्यों जारी किया जाता है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्थायी आदेश। स्थायी आदेश क्या? क्योंकि दोस्तों जो भी होने वाली भर्ती में चेंजमेंट होते हैं या किन किन प्रावधानों के अधीन वो भर्ती होगी आगे, जितना भी पूरा कुछ भी प्रोसेस चलेगा भर्ती से संबंधित, वो सारा का सारा आपका स्टैंडिंग ऑर्डर में मेंशन किया जाता है। स्टैंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये हो गया, जो भी भर्ती प्रक्रिया होगी उस स्टैंडिंग ऑर्डर के आदेशों के तहत होगी आपकी भर्ती। क्योंकि जो कुछ भी चेंज किया जाता है या आपका सिलेबस जोड़ा जाता है, हटाया जाता है, कुछ भी जो भी प्रोसेस होती है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में पहले आती है और उसमें बताया जाता है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में ये अब नए प्रावधान किए गए हैं। और आपने देखा होगा कुछ बदलाव भी आपकी जो भर्ती है 2023 में होने वाली राजस्थान पुलिस की, उसमें काफी बदलाव भी किए गए हैं। दूसरी बात, मैंने जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में था। मैंने कोशिश की है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की, और अपन हिंदी में ही उस पर चर्चा करेंगे क्या है क्या नहीं है, तो आप बने रहिए मेरे साथ में। और अब दोस्तों, अब जैसे ही आपका स्टैंडिंग ऑर्डर जारी हो गया, अब आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी। आपका नोटिफिकेशन हो सकता है कल ही जारी हो जाए, हो सकता है 2-4 दिन में जारी हो, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन है वो जल्द जारी होगा। विद इन 1 वीक में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अपन क्या है क्या नहीं है इसमें। तो साथियों, ये है अपना आज का स्टैंडिंग ऑर्डर। मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। जो भी मुख्य मुख्य बिंदु है मैंने लेने का प्रयास किया है यहाँ पे। और सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया मतलब कैसे कैसे इनकी भर्ती की जाएगी। सबसे पहले क्या था, नीचे क्या था, पहला पैरा था इनमें, पहले के स्थायी आदेशों को दबाते हुए। दबाने का मतलब क्या होता है, जो भी किसी भी प्रकार के पहले जो मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर था, यानी कि वो अब समाप्त हो चुके हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। कांस्टेबल जीडी की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। कांस्टेबल पीटीसी, कांस्टेबल ड्राइवर। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि हिंदी भी थोड़ा अलग तरीके से ट्रांसलेट करता है अपना जो गूगल है। उसमें था कांस्टेबल जीडी, ये था कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल पीटीसी और कांस्टेबल बैंड, कांस्टेबल घुड़सवार। यानी कि इन इन पदों पे ये भर्तियां होंगी, जिसे इनके बाद नियमों के रूप में जाना जाएगा। ये निर्देश अब से होने वाली भर्तियों के लिए प्रभावी होंगे। भर्ती जहां भी लागू हो नवीनतम सरकारी पत्र द्वारा शासित होगा। फिर है आगे, शासित होगी। अब है रिक्तियों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले नियम 10 के अनुसार रिक्तियों का सटीक निर्धारण करना संबंधित यानी कि नियुक्ति प्राधिकारी की जिम्मेदारी होगी। यानी कि जितने भी जो आपकी सीट आएगी, यानी कि 3578, कितनी सीट थी दोस्तों आपकी, 3578 जो भी आपकी सीटें थी, उनका डिविडेशन होगा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो भी संबंधित नियुक्ति अधिकारी प्राधिकारी होगा वो सारी उनकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हर कैटेगरी को बिल्कुल सही हिसाब से सीटें दी जाए। फिर है इसमें दोस्तों, अब एक मुख्य बात यहाँ पे देखना, यदि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र महिलाएं उपलब्ध नहीं है, क्या, यदि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त पात्र महिलाएं उपलब्ध नहीं है, किसी विशेष वर्ग में भर्ती के दौरान रिक्तियां उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार से भरी जाएगी जैसे कि वे आरक्षित नहीं थी।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, यानी कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके लिए 2% यहाँ पे आरक्षण होगा उनके लिए, जो कि हर भर्ती में होता है लगभग। फिर है आपके लिए दोस्तों विशेष मुख्य बात यहाँ है अब की बार, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल राजस्थान के मूल निवासी ही इसके लिए पात्र है। ये बहुत अच्छा काम किया अब की बार गवर्नमेंट ने, क्योंकि राजस्थान के अलावा और अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर सकते, केवल राजस्थान के मूल निवासी इसके लिए पात्र होंगे। सबसे बड़ी बात है दोस्तों यहाँ पे। दूसरी है दोस्तों, यहाँ पे आरक्षण किस हिसाब से दिया गया है, एमबीसी को यहाँ पे 5% आरक्षण दिया गया है, और ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 10% सीटें आरक्षित की गई है। और फिर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, यानी कि ईडब्ल्यूएस के वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के वास्तविक निवासी है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूद व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय कितने रुपए दो, तो 8 लाख रुपए। यहाँ पे 8 रुपए इसमें ट्रांसलेट गलत किया है, यानी कि 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और केवल सरकारी मानदंडों के अनुसार जारी प्रमाण पत्र पर ही विचार किया जाएगा। एक बात बता दूं मैं, ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस, वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट इसी वर्ष का जरूर बनवा ले, क्योंकि आपने भी देखा होगा अभी भी कितनी परेशानियों का उन कैंडिडेट को सामना करना पड़ रहा है जिनके पास में जब भर्ती आई थी उस वर्ष का उनके पास में सर्टिफिकेट नहीं है, और उनका जब रिजल्ट आया तो सामने प्रोविजनल लिखा गया था और उनकी ज्वाइनिंग अभी तक अटकी हुई है। फिर है दोस्तों आपके काम की चीज मैं आपको बता दूं, यह है दोस्तों एक विशेष बात आपके लिए, जो आपकी एज लिमिट है वो क्या है। सबसे पहले है आपकी आयु में छूट किस प्रकार से है। सबसे पहले आपकी आयु कितनी होनी चाहिए ये देख लीजिए दोस्तों आप। उम्मीदवार को अंतिम तिथि के अगले वर्ष यानी कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, यानी कि 1 जनवरी 2024 को जो भी फॉर्म फिल करेगा कैंडिडेट उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए, और 23 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए। ये जनरल की है दोस्तों, जनरल कैंडिडेट की आयु है ये, यानी कि 23 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये ड्राइवर के लिए दोस्तों यहाँ पे 26 साल होगी मिनिमम, जो भी ड्राइवर से फॉर्म फिल करेगा उसके लिए एज लिमिट होगी 26 ईयर। और अब यहाँ पे छूट कितनी दी गई है दोस्तों, ST SC ST OBC MBC के जो पुरुष उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष, यानी कि वो 5 वर्ष 23 और 5 यानी कि 28 वर्ष तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबको 5 वर्ष की छूट है दोस्तों यहाँ पे। दूसरी चीज है आपकी भर्ती का जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा, पीईटी और पीएचडी और परीक्षा केंद्र के लिए, यानी कि आपके फिजिकल के जो सेंटर होंगे, एग्जाम सेंटर होंगे, वो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे, यानी कि वो बाद में बताए जाएंगे आपको। फिर है आपका जो फॉर्म फिल करने का तरीका, किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है, ये चीजें आपको अभी सोचने की नहीं आवश्यकता नहीं है इन पे। यहाँ पे संयुक्त योग्यता सूची यानी कि कंबाइंड मेरिट लिस्ट यहाँ पे वो किस प्रकार से होगी, इसको आप ध्यान से देखना। सफल उम्मीदवारों की एक संयुक्त योग्यता सूची इकाईवार सीबीटी और दक्षता विशेष योग्यता जैसा भी मामला हो में प्राप्त अंकों के घटते क्रम में तैयार की जाएगी, यानी कि जैसे किसी के 90 नंबर है तो जैसे 90 से धीरे धीरे वो तो लिस्ट डाउन ही होती रहती है दोस्तों, सबको पता है। इसे सीबीटी दक्षता परीक्षा विशेष योग्यता में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर संबंधित भर्ती बोर्ड द्वारा श्रेणीवार भी किया जाना चाहिए, यानी कि जनरल के लिए 600 रुपये है और अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए 400 रुपये है। फिर है जो ड्राइवर पद के कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें यहाँ पे, कांस्टेबल ड्राइवर के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास वैध योग्यता होनी चाहिए, यानी कि LMV लाइट मोटर व्हीकल या HMV हैवी मोटर व्हीकल के लिए स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 1 वर्ष पहले जारी किया गया हो, यानी कि इस चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा उससे 1 वर्ष पहले का या आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उस समय तक आपके लाइसेंस को 1 साल हो जाना चाहिए बने हुए, वो लाइसेंस यहाँ पे वैलिड होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है
कि कांस्टेबल पद के लिए चयन की प्रक्रिया नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी। इसमें भाग पहला क्या है आपका, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा सबसे पहले है राज्य सरकार कार्मिक अधिसूचना, ये थी विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवाओं के पुलिस कांस्टेबल यानी कि सीनियर सेकेंडरी पद के लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा यानी कि समान पात्रता परीक्षा, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे आपकी सीईटी के आधार पर होगा, सामान्य परीक्षा के माध्यम से किया जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 40% है। कौन है दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी के जिनके भी 40% है तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और टीएसपी और शहरिया है वो 30% है, और एसटी एससी 36%, जिनके भी मिनिमम ये नंबर बन रहे हैं वो इस एग्जाम के लिए आवेदन कर सकता है। फिर देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है, ऐसे सभी उम्मीदवारों को पहले चरण यानी कि पीईटी पीएसटी के लिए प्रकाशित श्रेणीवार रिक्तियों के 15 गुना के आधार पर, योग्यता के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा। मैंने आपको कल या परसों भी एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि 40% मिनिमम जो क्राइटेरिया रखने की बात चल रही है, मांग चल रही है, वो शायद ही होगा। देख यहाँ पे भी बिल्कुल साफ साफ मेंशन किया गया है कि केवल जितनी भी आपकी रिक्तियां होगी यानी कि आपकी सीटें होगी उनका केवल 15 गुना यहाँ पे लिया जाएगा, योग्यता के आधार पर आमंत्रित किया जाएगा। ऐसे सभी उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा को सफलतापूर्वक करने के बाद योग्य उम्मीदवारों को डीजीपी द्वारा निर्दिष्ट स्थिति स्थान पर शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी से गुजरना होगा। और पीटी और उसके बाद पीएसटी। पीटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपकी दौड़ वगैरह ये होती है। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपके जो भी हाइट चेस्ट वेट मेजरमेंट होगा वो पीएसटी के अंतर्गत आता है। और फिर है आपका पीटीसी, यानी कि आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो होगा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, बैंड के लिए, घुड़सवार के लिए। और एक कांस्टेबल डॉग स्क्वाड का आता है, उसके लिए क्या होगा दोस्तों, उनका ट्रेड का टेस्ट होगा। फिर है आपका एग्जाम किस प्रकार से होगी आपकी, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी कि अब की बार आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी दोस्तों। क्या होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो किस प्रकार से होगी, वो होगी दोस्तों 150 अंकों की। कुल कितने अंकों की होगी, 150 अंकों की होगी आपकी एग्जाम, 150 नंबरों की होगी दोस्तों। अब किस प्रकार से होगी, और इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों 2 घंटे की अवधि का वस्तुनिष्ठ प्रकार का कंप्यूटर आधारित टेस्ट राजस्थान राज्य भर में डीजीपी द्वारा निर्दिष्ट केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, यानी कि आपके लिए जो स्थान है वो बाद में निर्धारित कर दिया जाएगा। प्रत्येक एक अंक के 150 प्रश्न होंगे, यानी कि सारे के सारे सवाल आपके एक एक क्वेश्चन के होंगे, 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर होंगे आपके। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25% यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। अब सबसे पहले आपका जो क्या क्या दिया गया है यहाँ पे सिलेबस देख लीजिए आप। सबसे पहले है आपके 60 क्वेश्चन किसके होंगे दोस्तों, 60 क्वेश्चन होंगे आपके रीजनिंग और कंप्यूटर के, रीजनिंग और कंप्यूटर के आपके, यानी कि रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के होंगे 60 क्वेश्चन। और 60 क्वेश्चन 60 नंबर, ठीक है। फिर होंगे दोस्तों आपके 45 क्वेश्चन, फिर होंगे यहाँ पे आपके 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 नंबर के क्या क्या होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। और सामान्य ज्ञान में दोस्तों ये आ गया मुख्यतः इंडियन जो भी आपका जीके है उससे संबंधित होगा। अब दोस्तों इसमें आपका बी पार्ट आएगा, उसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा आपका जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, जनरल साइंस आएगी आपकी, सोशल साइंस आएगी, करंट अफेयर्स आएगा। और इसी के साथ में देखिए दोस्तों करंट जीके हो गया आपका, महिलाओं और बच्चों के अधिकार हो गए, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हो गई, और अन्य संस्थाओं के संबंध में हो गया। ठीक है दोस्तों, 45 क्वेश्चन ये आएंगे आपके 45 नंबर के। और फिर आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 45 आएंगे आपके, इसमें आएगा राजस्थान का आपका हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स,
राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान का कल्चर और राजस्थान की आर्ट। आर्ट और कल्चर ये आएंगे आपके राजस्थान के, यानी कि ये आएंगे आपके 45 क्वेश्चन 45 नंबर के। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए दोस्तों? 150 क्वेश्चन हो गए, 150 नंबर के। टाइम ड्यूरेशन हो गई 2 घंटे की। और ये है दोस्तों न्यूनतम अंक, तो इनका कोई मतलब नहीं है, ना तो इनसे सिलेक्शन होता है ना और कुछ। विशेष योग्यताएं, किस प्रकार से आपको अलग जो आपके अदर क्वालिफिकेशन है उनके आपको नंबर मिलते हैं। सबसे पहले आपको पता है, अगर आपके पास में एनसीसी यहाँ पे है तो एनसीसी के आपको अलग से नंबर मिलते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास में, अगर दोस्तों आपके पास में सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास में बी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। और अगर आपके पास में ए सर्टिफिकेट है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए आपके एनसीसी के नंबर। और फिर है दोस्तों आपके होमगार्ड के। होमगार्ड के नंबर किस हिसाब से हैं दोस्तों? उम्मीदवार जिन्होंने होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया है तो उनको किस हिसाब से नंबर मिलेंगे? अगर किसी भी आदमी ने 3 साल होमगार्ड में नौकरी की है तो उनको मिलेंगे 10 नंबर। अगर 2 साल की है तो 8 नंबर, अगर 1 साल की है तो 6 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। तो ये हो गए आपके होमगार्ड के नंबर। और फिर है दोस्तों, अब आपको पता है कि सरदार पटेल जो पुलिस यूनिवर्सिटी है वो भी कई कोर्स करवाती है, तो उसके नंबर किस हिसाब से है दोस्तों? अगर आपके पास में कोई भी मास्टर डिग्री है, कोई भी, यानी कि आपने इन सब्जेक्ट में पीजी कर रखा है, मास्टर ऑफ साइंस के लिए एमए या एमएससी अपराध विज्ञान, एलएलएम, या ये कोई आपसे पीजी डिग्री आपने कर रखी है, उसके आपको 10 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आपने बीए कर रखा है, आपने क्या कर रखा है, यानी कि वो तो हो गई पीजी। और अगर आपने यहाँ पे यूजी कर रखी है, यूजी कर रखी है आपने यहाँ पे कोई डिप्लोमा वगैरह, डिप्लोमा सॉरी दोस्तों इसमें नहीं है। आपने अगर यहाँ पे बीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, बीए इन स्कूल सोशल साइंस, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट अगर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का है उसमें, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। और फिर है आपका डिप्लोमा। अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो आपको यहाँ पे 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी मुख्य मुख्य बातें। अब रह गई आपकी फिजिकल के लिए। तो फिजिकल का दोस्तों मैं सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिजिकल में आपका कुछ नहीं है, आपका वही फिजिकल है जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए है 5 किलोमीटर 25 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट है वो है 35 मिनट में 5 किलोमीटर, और जो एक्स सर्विसमैन है वो है 30 मिनट में 5 किलोमीटर एक्स सर्विसमैन। और अगर कोई टीएसपी एरिया से है दोस्तों, टीएसपी एरिया से है वो, उसके लिए भी 30 मिनट है यहाँ पे। यानी कि एक्स सर्विसमैन और टीएसपी एरिया से एक जो कैंडिडेट है वो 30-30 मिनट है, मेल के लिए 25 मिनट है, और वुमेन के लिए, फीमेल के लिए है 35 मिनट। तो दोस्तों ये थी आपकी मुख्य मुख्य बातें। और जैसे ही आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होगा फिर उस पर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज नोटिफिकेशन की मुख्य मुख्य बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।